हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन द टॉपिक ट्रांजिस्टर बायसिंग। आज के इस लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर बायसिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हम एक सर्किट कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है और इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर इसके आउटपुट साइड को रिवर्स बायस किया है और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस आरसी कनेक्ट किया हुआ है। इनपुट साइड पर हमने अभी कोई भी वोल्टेज या बैटरी नहीं लगाई हुई है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक इनपुट सप्लाई देते हैं, दिस इज द सिनुसॉइडल सिग्नल, तो इसके सिनुसॉइडल सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर ये इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्यों फॉरवर्ड बायस होगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ का पी टर्मिनल इसके पॉजिटिव साइड जुड़ा होगा और ये नेगेटिव साइड से, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। इस फॉरवर्ड कंडीशन में ये एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, तो एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा, तो इसका ये जो पॉजिटिव साइकिल है ये एम्पलीफाई होगी। तो इसके आउटपुट सर्किट को, आउटपुट सिग्नल को हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइकिल एम्पलीफाइड साइकिल यहाँ पर लोड के अक्रॉस हमें मिली है। अब हम क्या करें, निगेटिव साइकिल को देखें इनपुट साइड के। तो यहाँ पर निगेटिव साइकिल अगर हम जब होगा तो ये इनपुट सर्किट रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। क्यों रिवर्स बायस कंडीशन में होगा? क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल होगा, तो यहाँ का इसका पी नेगेटिव से कनेक्टेड होगा और एन पी से कनेक्टेड होगा, तो ये बेसिकली रिवर्स बायस हो जाएगा। तो दिस विल नॉट एक्ट एज ए ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पर दिस विल नॉट एक्ट एज एन एम्पलीफायर। तो यहाँ पर कोई भी कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगी, इसलिए हमें यहाँ पर आउटपुट साइड में कोई भी आउटपुट पल्स नहीं मिली है। तो हमें यहाँ पर जितनी भी पल्स मिल रही हैं वो एम्पलीफिकेशन मिल रहा है सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स का ही मिल रहा है और निगेटिव हाफ साइकिल का एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा है। तो क्या हमारा ये रिक्वायरमेंट थी? हम जब यहाँ पर इनपुट सिग्नल अप्लाई किए हुए थे तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट ये थी कि हमारा जो सिग्नल हमने इसको दिया हुआ है उसका पूरा का पूरा एम्पलीफाइड वर्जन हमें मिले, न कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का या फिर ना सिर्फ निगेटिव हाफ साइकिल का। तो हमें जो सिग्नल जैसा है उसका उसी शेप में हमें इसका जो है एम्पलीफिकेशन मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं मिला है, इसलिए इस तरह के एम्पलीफिकेशन को हम कहते हैं अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे रिक्वायरमेंट ये है कि हम जो इनपुट सिग्नल दिए हैं उसी शेप का एम्पलीफाइड वर्जन हमें मिले। तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं मिलता है, इसलिए इस तरीके के एम्पलीफिकेशन को हम कहते हैं अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो अब हम दूसरी सर्किट कंसीडर करते हैं। यहाँ पर इस सर्किट को अगर देखें तो यहाँ पर सेम कंडीशन है। हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ये एमिटर साइड के जंक्शन को या फिर इनपुट साइड के जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है थ्रू बैटरी VBB और आउटपुट साइड को VCC बैटरी के थ्रू रिवर्स बायस किया हुआ है। यहाँ पर हमने एक आउटपुट साइड पर लोड रेजिस्टेंस RC फॉर एग्जांपल कनेक्ट किया हुआ है कलेक्टर साइड में, और यहाँ पर ये इनपुट साइड में करंट फ्लो हो रही है IB और एमिटर करंट IE और आउटपुट साइड में IC। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमने बैटरी को इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर हमें आउटपुट साइड में कोई ना कोई करंट मिल रही होगी। तो यहाँ पर हमने आउटपुट पर एक DC करंट हमें मिल रही है जिसका एम्पलीट्यूड IC फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये DC है और DC में एक हमें कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी का, जीरो फ्रिक्वेंसी का एक करंट मिल रही है IC। तो यहाँ पर हमें जो DC आउटपुट मिल रहा है IC का, उसका एम्पलीट्यूड फॉर एग्जांपल ये 0 to दिस IC है और यहाँ पर हमें एक आउटपुट DC करंट मिल रही है। अब हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर हमने इनपुट साइड पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी है जो एक AC सिग्नल दे रहा है और ये AC सिग्नल अप्लाई किया हुआ है हमने इनपुट में। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने इस AC सिग्नल को क्यों अप्लाई किया हुआ है? हम चाहते हैं कि ये जो हमने सिग्नल लिया हुआ है या जो सिग्नल दिया हुआ है उसका हमें एम्पलीफिकेशन चाहिए। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमने जो सिग्नल कनेक्ट किया हुआ है ये सिनुसॉइडल सिग्नल है और चूँकि हमने इसको इसके बेस टर्मिनल पर दिया हुआ है इसलिए इसको स्मॉल IB से रिप्रेजेंट किए हुए हैं और यहाँ पर स्मॉल IB से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जो AC टर्म्स होंगे हम उसको स्मॉल में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये AC टर्म है, ये स्मॉल में, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो बाकी के DC कंपोनेंट्स हैं वो कैपिटल में लिखे हुए हैं। अब हम सेम कंडीशन, यहाँ पर हमारा VB सप्लाई है, VB सप्लाई थी और जब कोई भी हमारा ये यहाँ पर हमने सिग्नल नहीं दिया हुआ था तो हमें कांस्टेंट IC करंट फ्लो हो रही थी। लेकिन जब हम सिग्नल अप्लाई करेंगे तो इस सिग्नल में दो हमें हाफ साइकिल्स मिल रही हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये जो इनपुट सर्किट है या इनपुट फंक्शन है ये पॉजिटिव साइकिल में
पहले फॉरवर्ड कंडीशन में तो है ही, लेकिन पॉजिटिव साइकिल में और ज़्यादा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ज़्यादा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो और ज़्यादा यहाँ पर हमें बेस करंट मिलेगी, और ज़्यादा बेस करंट मिलेगी, इनपुट करंट मिलेगी, तो हमारा आउटपुट पर और ज़्यादा कलेक्टर करंट मिलेगा। इट मीन्स हमें जैसे जैसे इस इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा इनपुट यहाँ पर जो आउटपुट पर कलेक्टर करंट है वो भी बढ़ता जाएगा और हमें आउटपुट पर कुछ ऐसा वेवफॉर्म मिलेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट सर्किट ज़्यादा फॉरवर्ड बायस हो गया था, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा करंट मिल रही थी। और निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये कम फॉरवर्ड बायस होगा, कम फॉरवर्ड बायस होगा तो बेस करंट का वैल्यू कम हो जाएगी। बेस करंट की वैल्यू कम होगी तो जाहिर सी बात है कि इनपुट साइड की वैल्यू करंट कम हुई है तो आउटपुट साइड की भी वैल्यू कम होगी, इसलिए हमारा जो कलेक्टर करंट है वो अपने मीन वैल्यू से कम हो जाएगा और इस तरीके से हमारा पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल में एक एम्पलीफाइड वर्जन मिलेगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसा इनपुट था लगभग उसी का सेम वर्जन हमें मिला है, एम्पलीफाइड वर्जन। और यहाँ पर हमने जो ये करंट की वैल्यू ली हुई थी, ये जब हमने सिग्नल अप्लाई नहीं किया हुआ था तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू मिल रही थी कलेक्टर करंट की, इसको हम कहते हैं जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीरो सिग्नल हमने जब दिया था, जब कोई भी सिग्नल हमने नहीं दिया हुआ था, उस समय जो कलेक्टर करंट मिल रहा था हमें डीसी कलेक्टर करंट, वो था जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। तो यहाँ पर टोटल कलेक्टर करंट क्या होगा? टोटल कलेक्टर करंट इज द सम ऑफ डीसी करंट, इट मीन्स ये आईसी और इस इनपुट सिग्नल की वजह से फ्लो होने वाली करंट। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है टोटल कलेक्टर करंट विच इज़ द सम ऑफ बोथ डीसी एज वेल एज एसी कंपोनेंट। तो यहाँ पर एसी कंपोनेंट का प्लस डीसी कंपोनेंट के सम से दिखाया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़ ध्यान देना है हम लोग को कि जो भी जितने भी डीसी टर्म होंगे हम उसको कैपिटल्स में लिखेंगे और जितने भी एसी टर्म्स होंगे उसको हम स्मॉल्स में लिखेंगे। और जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का, जैसे यहाँ पर टोटल कलेक्टर करंट ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो हम आई को हमने लिखा हुआ है ये स्मॉल में लिखेंगे और जो इसका सफिक्स में लिखा हुआ है इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल है और कैपिटल लेटर भी है, इसलिए ये मिक्स है, इसमें एसी और डीसी कंपोनेंट्स दोनों हैं। तो यहाँ पर हमें ये टोटल कलेक्टर करंट में ये कैपिटल लेटर वाला करंट दिस इज ड्यू टू द बायस बैटरी और ये स्मॉल लेटर करंट दिस इज ड्यू टू द इनपुट एसी सिग्नल। अब हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो हमें इनपुट सिग्नल है उसका एम्पलीफाइड वर्जन वो भी सेम शेप में मिला हुआ है आउटपुट साइड पर, कलेक्टर साइड पर, इसलिए इस तरीके का एम्पलीफिकेशन हमारी रिक्वायरमेंट भी थी और ऐसा ही मिला हुआ है। इस तरीके के एम्पलीफिकेशन को हम कहते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन का डेफिनेशन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक सिग्नल विदाउट एनी चेंज इन इट्स जनरल शेप। मतलब सिग्नल के शेप में चेंज किए हुए बिना उसके स्ट्रेंथ को उस वीक सिग्नल के स्ट्रेंथ को रेस कर देने का प्रोसेस क्या कहलाता है? फेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो बेसिकली ये एम्पलीफिकेशन ही तरीका है, लेकिन इसमें क्या होता है इनपुट सिग्नल का शेप चेंज नहीं होता, आउटपुट साइड पर शेप वही रहता है और इस तरीके के एम्पलीफिकेशन को हम कहते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन। और ये हमारी रिक्वायरमेंट भी होती है हमेशा एम्पलीफिकेशन में। और अगर शेप सेम नहीं है तो इसमें हम कहते हैं कि हमारा जो आउटपुट मिला है उसमें कुछ डिस्टॉर्शन है और ऐसा एम्पलीफिकेशन क्या होता है? अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन, जिसको हमने पिछले सेक्शन में भी पढ़ा। अब हम जो मैंने अभी बताया था कि जो करंट और वोल्टेज के हम ट्रांजिस्टर एनालिसिस में, ट्रांजिस्टर के एनालिसिस में यूज करेंगे, वो टर्म्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर डीसी पार्ट वाला हम लोग अभी तक जो कंसिडर कर रहे थे सिर्फ डीसी कंसिडर कर रहे थे, तो यहाँ पर ये एमिटर करंट है कैपिटल्स में, कलेक्टर करंट, बेस करंट, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज वीसी, एमिटर बेस वोल्टेज वीबी। सो ये डीसी पार्ट्स दिखाया हुआ सिर्फ डीसी। और जब हम एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ एसी कंपोनेंट्स को या इंस्टेंटेनियस एसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आई ई, आई सी, आई बी, वी सी, वी ई बी, और इन दोनों का जो एसी और डीसी का जो समेशन होगा दैट विल बी द टोटल। तो इसमें आधा एक सेक्शन हाफ स्मॉल लेटर में होगा और एक कैपिटल लेटर में। तो जैसा भी मैंने बताया था बस इसको these are the symbols that we will use in the current and voltage analysis. So faithful amplification, जैसा हमने देखा faithful amplification क्या हुआ? The process of raising the strength of a weak signal without any distortion or changing its general shape। मतलब कि किसी वीक सिग्नल के स्ट्रेंथ को रेज करना बिना डिस्टॉर्शन के। डिस्टॉर्शन मतलब इसके शेप में चेंज किए हुए बिना। कोई भी ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह बिहेव कब करेगा? एम्पलीफायर की तरह बिहेव मतलब एक्टिव रीजन में कब से रहेगा? एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है ट्रांजिस्टर। तो कोई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कब काम करेगा?
जब उसका इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस होगा और आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस। ये हमेशा ध्यान रखें, इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस, आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस, और ये हमेशा कंडीशन मेंटेन रहनी चाहिए। इनपुट आप इस अप्लाई करें लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर इनपुट और आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर एसी अप्लाई करने की वजह से कुछ चेंजेस हो गए कंडीशन बायसिंग कंडीशन में, तो हमारा फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलेगा। ये हमें ध्यान देना है। तो इसके लिए मीन्स फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए हमारी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो कलेक्टर करंट एक जो हमारा होना चाहिए आउटपुट साइड पर, वो एक लेवल पे होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिलता है। तो पहला कंडीशन जो हमने अभी पढ़ा भी है, प्रॉपर ज़ीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए। अगर प्रॉपर ज़ीरो सिग्नल कलेक्टर करंट नहीं है, इट मीन्स हमने बैटरी नहीं कनेक्ट की हुई होती, तो हमारा सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही एम्पलीफाई हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ और चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिलने के लिए। दूसरा है मिनिमम प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज VBE एट एनी स्टैंड। तो यहाँ पर बेस एमिटर वोल्टेज वो भी एक मिनिमम मेंटेन होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम होगा तो क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। इसी तरीके से एक मिनिमम प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCE किसी स्टैंड पर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी तीन चीज़ें कौन सी हैं फेथफुल एम्प्लीफिकेशन प्राप्त करने के लिए? पहला कि जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एक मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए, और VBE इट मीन्स बेस एमिटर वोल्टेज एक मिनिमम मेंटेन होना चाहिए, और एक मिनिमम VCE उससे कम नहीं होना चाहिए। तो VBE VCE एक मिनिमम मेंटेन होना चाहिए और एक प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। तो ये जो पहला और दूसरा कंडीशन है, ये इंश्योर करता है कि हमारा जो इनपुट सर्किट है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, और ये जो थर्ड कंडीशन है ये इंश्योर करेगा कि जो आउटपुट सर्किट है वो रिवर्स बायस कंडीशन में हो। और यही कंडीशन ही अगर हमारी फुलफिल हो जाती है तो हमारा फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिलता है। अब हम देखेंगे पहली कंडीशन क्या थी? प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। तो जो सर्किट अभी हमने देखी थी उस सर्किट को फिर से कंसिडर करिए। यहाँ पर आप देखिए, यही NPN ट्रांजिस्टर कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट साइड VBB वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर VCC वोल्टेज रिवर्स बायस कंडीशन के लिए, यहाँ पर एक इनपुट सिग्नल अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस है कलेक्टर साइड। अब यहाँ पर हमारा आउटपुट साइड पर हम देख रहे थे कि एक कलेक्टर करंट की वैल्यू हमें मिल रही थी जो कि जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट थी। और अब जैसे हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया हुआ था तो ये एम्प्लीफिकेशन पॉजिटिव साइकिल में हो रहा था, और फिर धीरे धीरे जब ये निगेटिव साइकिल में जा रहा था तो फॉरवर्ड बायस कम हो जा रहा था, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट की वैल्यू कम हो जा रही थी। इस तरीके से हमारा ये एम्पलीफाइड वर्जन मिल रहा था इनपुट सिग्नल का। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन मान लीजिए कि ये नीचे इस एक्सिस को से नीचे चला जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा फेथफुल एम्प्लीफिकेशन ना मिलता। तो हमारा कंडीशन ये है कि हमेशा एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो हमने बैटरी VBB कनेक्ट की है, ये हमेशा इसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए कि ये इनपुट सर्किट को हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखे। और अगर इसने इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस में रखा हुआ है तो हमें कभी भी अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलेगा। इट मीन्स अगर इसको फॉरवर्ड बायस में रखा है इनपुट साइड को, और इसको कैसे रखेंगे फॉरवर्ड बायस में करने के लिए हम VBB का एक मैग्नीट्यूड को एक निश्चित मैग्नीट्यूड तक रखेंगे, जिससे कि हमें आउटपुट साइड पर एक डेफिनेट कलेक्टर करंट मिले। डेफिनेट कलेक्टर करंट की वजह से ये जो निगेटिव साइकिल के समय ये जो कलेक्टर करंट कम हो रही है वो कम होकर के जीरो से कम ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। तो हमारा ये निगेटिव हाफ साइकिल के लिए खासकर हमें ध्यान देना है कि हमारा जो कलेक्टर करंट है वो ज़ीरो या ज़ीरो से कम ना हो जाए। तो इसलिए हमारा ये जो VBB है इसका एक मिनिमम एक निश्चित मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन, द वैल्यू ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, मतलब ये जो हमने लिया हुआ है इट्स शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द मैक्सिमम कलेक्टर करंट ड्यू टू सिग्नल अलोन। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हमने सप्लाई ना दी हुई होती और यहाँ पर हम अगर इनपुट अप्लाई किए होते तो हमें कलेक्टर पर एक मैक्सिमम करंट मिलता, तो वो जितना मैक्सिमम करंट मिलता उसी मैक्सिमम करंट के बराबर या उससे अधिक ये जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। फिर से एक बार, यहाँ पर हमने जो इनपुट सिग्नल अगर हम लेते विदाउट एनी बायसिंग, इट मीन्स सिग्नल सिर्फ यहाँ पर एक इनपुट सिग्नल होता, अलोन होता और बायसिंग ना होती, उसमें आउटपुट साइड पर कलेक्टर पर मैक्सिमम कलेक्टर करंट जितनी मिलती उतनी ही वैल्यू का
जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मिनिमम होना चाहिए या उससे अधिक भी हो सकता है, मतलब मिनिमम जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट उतना होना चाहिए एटलीस्ट। तो इसको आगे हम देखेंगे कैसे। मान लीजिए ये हमारा जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, मान लीजिए 1 मिली एम्पियर है। ओके, तो यहाँ पर अगर हमने इनपुट अप्लाई किया और हमें आउटपुट साइड पर 1 मिली एम्पियर का पीक मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 मिली एम्पियर हमारा डीसी पहले से था और एसी की वजह से 1 मिली एम्पियर ये और बढ़ गया, तो ये 2 मिली एम्पियर हो गया। लेकिन जब ये निगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा तो निगेटिव हाफ साइकिल में ये पहले तो 0 पर 1 मिली एम्पियर, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल में जब ये जाएगा तो ये -1 होगा, तो 1 - 1 ये 0 को टच करेगा। तो यहाँ पर फिर भी हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेक्शन कट नहीं हुआ है और शेप हमारा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर कंडीशन को हम चेंज करें, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट 0.5 वोल्ट है और हमारा जो कलेक्टर करंट है एसी सिग्नल अप्लाई करने पर वो 1 मिली एम्पियर मान लीजिए हमें पीक मिल रहा है, तो ये मैक्सिमम पीक मिल जाएगा हमें 0.5 + 1, इट मीन्स 1.5 पर हमें मैक्सिमम पीक मिलेगा। और मिनिमम कब पीक मिलेगा? 0.5 - 1, और 0.5 - 1 मतलब -0.5। इट मीन्स हमारा ये जो आधा ये पोर्शन है सिग्नल का, ये पोर्शन क्लिप हो जाएगा, कट जाएगा और हमें इसका एम्पलीफाइड वर्जन सेम नहीं मिला हुआ है, सेम शेप का नहीं मिलेगा, इसलिए ये हम यहाँ पर हमें अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए क्या जरूरी है? फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए जरूरी है कि ये जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, इट मीन्स ये दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम कलेक्टर करंट ड्यू टू सिग्नल अलोन, कि अगर सिर्फ सिग्नल होता और उस वजह से कितना मैक्सिमम कलेक्टर करंट मिल रहा है, जैसे यहाँ पर 1 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट मिल रहा था तो इसकी वैल्यू 1 मिली एम्पियर होनी चाहिए। अगर ये मान लीजिए 2 मिली एम्पियर मिलता तो इसकी वैल्यू 2 मिली एम्पियर होनी चाहिए थी जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट की। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने देखी थी जो वो है प्रॉपर मिनिमम बेस एमिटर वोल्टेज, इट मीन्स VBE की एक मिनिमम बेस एमिटर वोल्टेज वैल्यू होनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं जर्मेनियम के लिए जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। तो जो हमारा इनपुट साइड अगर है तो इनपुट साइड में अगर हमारा VBE इस 0.3 या 0.7 या यूँ कहें पोटेंशियल बैरियर से कम होगा, तो उस कंडीशन में जो बेस करंट है, इनपुट करंट है, वो बहुत धीरे धीरे वेरी करता है। कब? जब हम बैरियर पोटेंशियल से कम रहते हैं, और जैसे ही बैरियर पोटेंशियल हम क्रॉस कर देते हैं तो बेस करंट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बेस करंट इट मीन्स इनपुट करंट तेज़ी से बढ़ता है। इनपुट करंट तेज़ी से बढ़ेगा तो आउटपुट करंट भी हमारा तेज़ी से बढ़ेगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट हमेशा ये होती है कि हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है उससे नीचे हम ना ऑपरेट करें। उससे नीचे ना ऑपरेट करने के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये जो VBE है, इट मीन्स बेस एमिटर वोल्टेज, ये हमेशा इसके यूज्ड ट्रांजिस्टर के पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होना चाहिए। तो बेस एमिटर वोल्टेज शुड नॉट फॉल बिलो 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। इफ बेस एमिटर वोल्टेज फॉल्स बिलो पोटेंशियल बैरियर, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट इज लो इन दिस रीजन। बेस करंट कम होगा, जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया, और बेस करंट कम होगा, इनपुट साइड करंट फ्लो कम है तो आउटपुट साइड का इट मीन्स कलेक्टर करंट भी लो होगा। जबकि पोटेंशियल बैरियर, अगर पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा वोल्टेज हम देते हैं तो हमारा बेस करंट भी ज़्यादा होगा और बेस करंट एमिटर करंट ज़्यादा होगा, और जिसकी वजह से कलेक्टर करंट भी हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और थर्ड जो रिक्वायरमेंट थी हमारी वो थी प्रॉपर मिनिमम VCE। अभी हम आउटपुट साइड पर देखेंगे, प्रॉपर मिनिमम VCE एट एनी इंस्टेंट, मतलब कलेक्टर एमिटर वोल्टेज पर एक मिनिमम वोल्टेज मेंटेन होना चाहिए। तो ये सर्किट, ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो जर्मेनियम के लिए ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने और सिलिकॉन के लिए 2 के लिए बनाई है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए बनती है? आउटपुट वोल्टेज VCE और आउटपुट करंट IC, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। तो ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। तो यहाँ पर VCE आउटपुट वोल्टेज और यहाँ पर आउटपुट करंट, इसके बीच कैरेक्टरिस्टिक को किसी एक इनपुट करंट के लिए हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तो यहाँ पर जो हमारा नी वोल्टेज है सिलिकॉन के लिए 1 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.5 वोल्ट। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसका जो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है VCE, ये नी वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। अगर नी वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होगा
नी वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आउटपुट साइड हमारा रिवर्स बायस नहीं रहेगा, प्रॉपरली रिवर्स बायस नहीं होगा। तो प्रॉपर रिवर्स बायस न होने की वजह से हमारा जो आउटपुट साइड पर कलेक्टर है वो कलेक्टर एमिटर साइड के चार्ज कैरियर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जब चार्ज कैरियर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन एमिटर का वो बेस में कलेक्ट होगा। तो बेस में कलेक्ट होने की वजह से बेस करंट ज़्यादा होगी, और चूँकि बेस करंट ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से कलेक्टर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, और कलेक्टर करंट की वैल्यू कम हो गई तो हमारा बीटा, इट मीन्स करंट गेन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है कि जब हम VCE को VNE, इट मीन्स नी वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ऑपरेट करते हैं तो प्रॉपरली रिवर्स बायस नहीं होता है ना। प्रॉपरली रिवर्स बायस ना होने की वजह से कलेक्टर जो है चार्ज कैरियर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसलिए मैक्सिमम चार्ज कैरियर्स बेस में ही ट्रैप कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से बेस करंट बढ़ जाता है और कलेक्टर करंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से बीटा की वैल्यू भी कम हो जाती है। बीटा मीन्स करंट गेन, और बीटा की वैल्यू करंट कम हो गई तो जाहिर सी बात है कि हमारा एम्पलीफिकेशन भी कम होगा, क्योंकि बीटा इज बेसिकली करंट गेन एंड इट इज टू द एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, कम होगा, जिसकी वजह से अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा। और जबकि हम नी वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज पर अगर VCE ऑपरेट करते हैं तो हमारा जो एम्पलीफिकेशन होगा वो फेथफुल होगा। क्यों फेथफुल होगा? क्योंकि इस ड्यूरेशन, इस रीजन में बीटा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो हमने 3 चीज़ें देखी, प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए, VBE एक मेंटेन होना चाहिए और VCE भी एक मिनिमम मेंटेन होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होती है। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या है? द प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज ड्यूरिंग द पासेज ऑफ सिग्नल इज नोन एज ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग किसे कहते हैं कि अगर हमारा कोई इनपुट सिग्नल पास हो रहा है किसी ट्रांजिस्टर से तो हमारा जो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है वो प्रॉपर मेंटेन हो और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज प्रॉपर मेंटेन। तो इस कंडीशन को अगर जो फुलफिल करता है, या इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर की बायसिंग कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग के लिए ये जरूरी है कि हमारा फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिले। फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें चाहिए जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट की एक प्रॉपर वैल्यू और मिनिमम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज मेंटेन होना चाहिए। इस ट्रांजिस्टर बायसिंग की वजह से होगा क्या? इन सब चीज़ों की वजह से ये होगा कि बेस एमिटर जंक्शन प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और कलेक्टर बेस जंक्शन प्रॉपरली रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। और इस चीज़ को करने के लिए, ट्रांजिस्टर बायसिंग को अचीव करने के लिए, या यूँ कहें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन पाने के लिए, या फिर इनपुट साइड को फॉरवर्ड बायस और आउटपुट साइड को रिवर्स बायस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको लिए बायस बैटरी का यूज कर सकते हैं या फिर एक एसोसिएटिंग सर्किट का यूज कर सकते हैं ट्रांजिस्टर के साथ में। तो बायस बैटरी वाला हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं सेकंड मेथड, क्योंकि ये मोर एफिशिएंट है और ये ज़्यादातर यूज होता है। कौन सा मेथड? एसोसिएटिंग सर्किट विद द ट्रांजिस्टर के साथ एसोसिएटिंग सर्किट का यूज करके हम उसकी बायसिंग करते हैं और उस सर्किट को हम बायसिंग सर्किट कहते हैं। तो आगे के सेक्शंस में, आगे के लेक्चर्स में हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग सर्किट्स और डिफरेंट ट्रांजिस्टर बायसिंग को देखेंगे। सो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ लेक्चर। द बुक्स दैट आई हैव रिफर्ड for the preparation of this lecture are Electronic Devices and Circuit Theory by Robert Bolster and Principles of Electronics book by V.K. Mehta and Rohit Mehta. So you may refer these books for more contents. Do follow the guidelines of lockdown. Prevent coronavirus. Wash your hand. Cover your mouth when you cough or sneeze with tissue or inside of your elbow. Avoid touching your eyes, nose and mouth, and if you feel sick, isolate yourself, take medical care. Students should install Arogya Setu app. Thank you.